अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 7वां मैच तो आज बारिश की नज़र हो गया। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम के दरमियान होने वाला मैच दिन भर बारिश अपना खेल खेलती रही। बारिश के बायस मैच का टॉस तक नहीं हो सका, जिसके बाद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया है। मेगा इवेंट में ग्रुप ए से तो न्यूजीलैंड और भारत की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन ग्रुप बी में से अभी तक कोई भी टीम अगले राउंड में नहीं पहुंच सकी। प्रोग्राम में हम आइंदा होने वाले मैच पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट के माहिर हारून रशीद साहब, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ पैकेज। जी हारून साहब, वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि दोनों टीम्स अनबीटेबल थी, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला था। मज़ा आता ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मैच को देख के। तो आप कितने डिसअपॉइंटेड हैं कि मैच नहीं हुआ? बाकी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब बारिश की वजह से पूरे का पूरा मैच नहीं हुआ। क्राउड जो था वो काफ़ी इंतज़ार करता रहा कि शायद बारिश रुक जाए, लेकिन हम देख रहे थे कि बारिश काफ़ी तेज़ भी हो रही थी। और अब इसके लिए ये हुआ कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि लोगों को और फैंस को, इवन टेलीविज़न पर भी जो लोग देखते हैं, उनको भी मैच देखने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे भी आपने बताया कि एक एक पॉइंट इनको मिल गया, उससे कम से कम एक टीम तो मुझे लगता है कि सिक्योर ही हो गई है सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अब तो अफ़गानिस्तान के पास भी 2 मैच हैं, इंग्लैंड के पास भी 2 मैच हैं। सो अगर तो जो भी टीम 2 मैच जीत जाएगी तो उसके चांसेस तो ज़्यादा हो जाएंगे कि वो अगर 4 पॉइंट के साथ पहुँचता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा अपने सेमीफाइनल के लिए। लेकिन जो टीम हमारी कल जैसे आज एक पॉइंट मिला साउथ अफ्रीका को और 1 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया को, तो इनके लिए अपना नेक्स्ट मैच जीतना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बिल्कुल सर, टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल में अभी मैं देख सकती हूँ, जैसे आपने कहा कि एक टीम आपको सिक्योर लग रही है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा चांसेस, अगर तो ये 3-3 पॉइंट्स पे ही रहते हैं, तो फिर साउथ अफ्रीका का जो नेट रन रेट है वो ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को अपना नेक्स्ट मैच जो है वो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है, क्योंकि उनकी वो बड़ी ओल्ड राइवलरी रहती है, मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड का मैच है यहाँ पर। सो इंग्लैंड को एक छोटी सी होप नज़र आ रही है कि अगर इंग्लैंड कल मैच जीत जाती है और अपना अगला मैच भी जीत जाती है तो 4 पॉइंट के साथ इंग्लैंड को तो इंग्लैंड थ्रू हो जाएगा। इंग्लैंड थ्रू हो जाएगा और उसके साथ ये चली जाएगी साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो डेंट पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि नेट रन रेट जैसे आपने बताया, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का इनका जो ग्रुप बी का जो राउंड है ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी अगर मगर है यहाँ पर, अगर मगर बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आई थिंक क्रिकेट अच्छी होगी, क्योंकि इनके जो आगे दोनों मैचेस हैं वो लाहौर और कराची में हैं। सो लाहौर और कराची का तो आपको बताइए कि बारिश का कोई बहुत ज़्यादा इतना चांस नहीं है, कराची में भी नहीं ऐसा कोई चांस, तो वहाँ पूरे मैचेस होने की उम्मीद तो है। सो हम तो उम्मीद करते हैं कि अब जितने भी बाकी मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान में वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि 27 तारीख को पाकिस्तान का भी मैच है और वो पिंडी में है और पिंडी में बारिश के चांसेस हैं। लेकिन उस मैच का कोई अगर मगर पे भी कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड जो हैं दे आर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि कम से कम पाकिस्तान विनिंग नोट पे तो ख़त्म करे, वरना अगर खुदा ना खास्ता बांग्लादेश से भी हार गए तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान। तो इसलिए अगर तो बारिश हो जाती है तो हम इसको बस अल्लाह मियाँ का समझेंगे कि अच्छा अल्लाह मियाँ का जो निज़ाम है वो सही है, तो हम उसके ऊपर नहीं अगर मगर करते। नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि नहीं उसमें ये है कि जिस तरह बांग्लादेश की टीम नज़र आ रही है और जिस तरह खेल रही है, सो वो मैच को इतना लाइट मतलब नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए बड़ी भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का भी कोई भी डिपार्टमेंट मुझे इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा। आप बॉलिंग पे डिपेंड करते हैं तो बॉलिंग आपको डिलीवर नहीं करके दे रही, आप बैटिंग पे डिपेंड करते हैं तो बैटिंग आपको डिलीवर करके नहीं दे रही, और साथ साथ फील्डिंग आप देख ही रहे हैं कि हमारी कोई इतनी एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स इतनी अच्छी नहीं है अभी तक की उसकी कारकर्दगी। सो पाकिस्तान के लिए मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड, और आप भी बार बार उसको मेंशन कर रहे थे कि क्लासा कि हम वापसी देख रहे थे, तो अब वो भी हमें आज नहीं पता चल सका क्या वो कि पहले वो इंजर्ड थे, क्या अब वो सही तरह फिट हो गए हैं, वापस आ रहे हैं, कम बैक हम उनका 3rd मैच जो अभी रहता है, क्या उसमें हम देख सकते हैं या नहीं? देखिए, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी थी उस रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे थे कि कोई सीरियस नौइयत की इंजरी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उनको अगले, क्योंकि उनके बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे, उन्होंने उसके लिए उसको मतलब रोक लिया था। सो आई थिंक ये टीमें जो ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और
फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका जो है ना, ये अननेसेसरी चांस नहीं लेती, इर्रिस्पेक्टिव कि वो उनका प्लेयर जो है कितना इंपॉर्टेंट है उनकी टीम के लिए इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट की बात करते हैं कि वो मैच जिता सकते हैं। अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि बेन स्टोक्स ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उनकी इंजरी हो गई थी, वो टीम से बाहर हो गए हुए हैं इंग्लैंड की, उनकी हैमस्ट्रिंग का वो उनकी कोई सर्जरी हुई है। वो वहाँ 100 का एक टूर्नामेंट होना है और अभी अगस्त में जाकर इनकी इस जो एशिया सीरीज़ शुरू होनी है, उन्होंने 100 के टूर्नामेंट को स्किप कर दिया है कि मैं अपनी इंजरी को पूरी तरह से रिकवर करके खेलूँगा। सो वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में और अपने करियर को सामने रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर कल एक और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, यही ग्रुप बी को हम देखें तो, क्योंकि कल जो भी टीम जीत जाती है उसके पास तो एक श्योर शॉट चांस हो जाता है कि वो सेमीफाइनल तक जाए, लेकिन जो टीम हार जाती है वो एक तरह से अनऑफिशियली आउट हो जाएगी। कल मैच होने जा रहा है लाहौर के गजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और उसका अफगानिस्तान का, तो उस मैच को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंग्लैंड और अफगानिस्तान दोनों अपना अपना मैच हार के आई हैं, सो जो भी टीम हारेगी वो तो इस टूर्नामेंट से आउट हो गई। तो इसलिए दोनों के लिए जो मैच है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो सर धड़ की बाजी लगा देंगे इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जॉस बटलर किस तरह के जज्बात के साथ हैं। जी दिखाते हैं हम आपको क्या। जी हारून साहब, ये जॉस बटलर खिताब करते हैं, उनका ये कहना था कि हम बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं अफगानिस्तान की टीम को, और राशिद खान का उन्होंने ज़रूर मेंशन किया कि राशिद खान को जिस तरह वो एक इमर्ज कर रहे हैं एज ए गुड प्लेयर, तो मतलब वो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। देखिए, यही वो चीज़ है जो हम पहले कहते थे ना कि दूसरी टीमें वे करती हैं अपने ओपोनेंट्स को कि कौन उनको प्रॉब्लम में ला सकता है। सो राशिद खान ने आई थिंक पिछले 2-3 सालों में अपने आप को मनवाया है, जिस भी फोरम पे वो खेले हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा है। वो अपनी बॉलिंग में आकर वो जो विकेट्स लेने की उनकी अहलियत है ना, वो दूसरी टीम को प्रेशर में डालती है। लेकिन फ़र्क जो मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो अभी तक के मैंने जो पिचेस देखी हैं कराची और लाहौर में, उसमें थोड़ा सा बाउंस है। राशिद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल डालते हैं ना, वो ऐसी पिच के ऊपर डालते हैं जहाँ पर बाउंस थोड़ा सा लो हो, क्योंकि लो होने की वजह से उनका जो स्केट करता बॉल, वो जो गुगली करते हैं या जो लेग ब्रेक करते हैं ना, उसको मतलब समझना बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रंट फुट पे आए हुए होते हैं। यहाँ ये है कि उनको पीछे रह के भी बाउंस की वजह से मौका मिल जाता है कि उसको निगोशिएट कर लें। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने पिछले मैच में राशिद को मतलब उन्होंने मुश्किल तो डाली लेकिन विकेट नहीं ले सके। सो अगर राशिद विकेट नहीं लेते अपने अफगानिस्तान के लिए, तो फिर दूसरी टीम जो है उनके ओवर्स को सेफ खेल के 40-50 रन उनके 10 ओवर में लेके, और बाकी जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके ऊपर वो काफ़ी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो नूर अहमद ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गुगली बॉलर हैं। सो अफगानिस्तान के लिए इश्यूज तो हैं। अफगानिस्तान की हमें बैटिंग में भी कोई सिवाय रहमत शाह के हमने देखा पिछले मैच में कोई इतना ज़्यादा कारकर्दगी किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन स्टिल आप अफगानिस्तान को अंडरमाइन नहीं कर सकते। टीम वो बहुत अच्छी है और उनको पता है कि उनका चांस बनता है अगर वो कल वो मैच जीतते हैं। इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये देख रहा हूँ कि जॉस बटलर वो थोड़ा सा मुझे अनलकी लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि जब से वो कैप्टन बने हैं उनकी टीम की परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है, बावजूद इसके कि वो अच्छा खासा रन्स बना भी देते हैं और दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ विनिंग उनका रेशियो इतना अच्छा नहीं है। कल भी देखना जो पिछला मैच था उसमें 350 रन जो भी होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये विनिंग स्कोर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज में बैटिंग करके टच एंड गो वाली बात थी, लकी होते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि गेंद करीब से बल्ले के चली गई, कहीं ऐसा इनर एज होकर विकेटों के पास से चली गई। तो ये जब लक फेवर करता है किसी टीम को तो फिर वो हावी हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को लक ने फेवर भी किया और उन्होंने खेला भी बहुत अच्छा। सो 350 रन को चेज़ करना बड़ी बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड थोड़ी सी अनलकी रही है अभी तक जो भी चैम्पियंस ट्रॉफी में, या इससे पहले जो इतने अरसे से वो मैचेस खेल रही है। जी व्यूअर्स, अफगानिस्तान के कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका क्या कहना था आए वो भी आपको सुनाते हैं। जी हारून साहब, हशमतुल्लाह शाहिदी ने बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे बारे में इंटरनेशनल मीडिया और हर कोई तारीफ ज़रूर करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जीत जाएंगे। अगर आपने जीतना है तो आपने परफॉर्मेंस भी दिखानी है। ये अच्छी थिंकिंग है। आई थिंक इसी थिंकिंग के साथ जाना भी चाहिए इनको। और आई थिंक इनको एक जो एडवांटेज साइकोलॉजिकली मैं कह सकता हूँ कि बिकॉज अगर आपने किसी टीम को पहले हराया हुआ हो ना तो आपके जहन में ही होता है। जब वो अप्रोच करते हैं किसी भी टीम को खेलने के लिए तो आप देखते हैं कि पास्ट में आपका कैसा रहा इनके साथ। सो इंग्लैंड को हराने का मतलब ये है कि इनकी कैपेबिलिटी है।
और ये पूरा का पूरा इन्हिसार करेंगे अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर, और ख़ास तौर पर राशिद इनके की वो होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इंग्लैंड की बैटिंग को देखता हूँ तो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इट्स अ बैटिंग पावर हाउस। अगर आप किसी भी प्लेयर को देखते हैं, आप देखिए डकट किस अंदाज में खेलते हैं। ब्रुक्स अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन यह है कि वो जब वो विकेट पर खड़े होकर 10 ओवर में वो भी खेल का पासा पलट देते हैं। लिविंगस्टन बहुत ज़बरदस्त किस्म के पावरफुल हिटर हैं। जॉस बटलर ख़ुद जो है बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और जो रूट जो हैं वो तो उनके मतलब बैकबोन है इन टर्म्स ऑफ देयर बैटिंग। सो ओवरऑल मैं तो ये देखता हूँ कि उनकी टीम जो है वो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। बॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन जो डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट मुझे जो नज़र आया पिछले मैच में वो ये था कि आर्चर और वुड जो कि उनके मेन बॉलर हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वेयर इसकी जब तक अगर वो विकेट्स नहीं लेंगे सो दूसरी टीम जो है उन पर हावी होती रहेगी। जी व्यूअर्स, मजीद बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ऑन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला, और यहाँ पर आपको बताते चलें कि कौमी टीम की होम ग्राउंड्स पर ट्राई नेशन सीरीज में शिकस्त और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद साबिक खिलाड़ियों ने टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का मुतालबा कर दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि अब टीम से बड़े नाम फारिग कर दिए जाएं। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज के मुताबिक टीम में शामिल तीनों फास्ट बॉलर्स को खुदाफिज कहने का वक्त आ चुका है, जबकि साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने साबिक कप्तान बाबर आजम पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने गलत खिलाड़ियों को अपना हीरो मुंतखब कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हारून रशीद साहब से। जी हारून साहब, हम भी तनकीद कर रहे हैं, हर कोई तनकीद कर रहा है, लेकिन वसीम अकरम की तरफ से, मोहम्मद हफीज़ की तरफ से, शोएब अख्तर की तरफ से अब बहुत सख्त तनकीद आ रही है। उनका तो कहना है कि बड़े नामों को अब खुदाफिज करने का वक्त आ गया है। अब मुझे ये बताएं कि हम तनकीद ये क्यों कर रहे हैं। देखें, मुझे किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, हर एक की अपनी अपनी राय है, वो उसका इजहार कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि हम इस वक्त जो तनकीद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि हमारी टीम हार गई और वो टीम जो है हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। अब एकदम से डिमांड आनी शुरू हो गई कि जो आपके की प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो कि आपके अच्छे प्लेयर्स में शुमार होते थे, इससे पहले वो आपको मैचेस जिताते भी रहे हैं, उनको हम टीम से निकाल दें। अब मुझे बताएं कि उनके जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं, जब वो रिप्लेसमेंट्स आएंगी, क्या वो इस काबिल हैं कि वो आगे के जो मैचेस हैं वो जीत सकें। अगर हम हार के ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं तो अगर वो भी हारेंगे तो क्या वो उस वक्त बैठ के फिर तनकीद कर रहे होंगे? क्या वो इस बात की ज़मानत बनेंगे कि इन प्लेयर्स को जब रिप्लेस करेंगे तो इनसे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दिस कि आप टीम में, मैंने आपको देखिए कल भी जिक्र किया था कि कॉस्मेटिक चेंजेस से कुछ नहीं होगा। अब इन प्लेयर्स को निकाल देंगे तो क्या होगा? इनकी जगह जो लेने प्लेयर्स आएंगे क्या वो इतने अच्छे होंगे? उनका तो भी सिर्फ डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है ना, इनका तो एक्सपोजर है ही नहीं इंटरनेशनल लेवल का। आई थिंक जो रियल सेंस में जो इन सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको सोल्यूशन देना चाहिए। ये प्लेयर को या एक दो प्लेयर्स को निकाल देना या किसी को हटा देना ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपका ये है कि आपका सिस्टम क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा। वो क्वालिटी प्लेयर्स कैसे आएंगे? हमें क्या क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, हमारे फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर को, हमारे जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट का, ग्राउंड, स्टेडियम्स, क्या हमारे वो इस काबिल हैं कि वहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं वहाँ से वो सही तैयार होकर आ रहे हैं? इनफैक्ट सारों को अब जो सोचना ये चाहिए। हम देखें, ये तो हमने कब नहीं किया, आप मुझे ये बताएं कब नहीं किया। हम पिछले 2 वर्ल्ड कप हारे, आप देखें, आपने सिलेक्शन कमेटी चेंज की, आपने कप्तान चेंज किए, आपने प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, लेकिन अब चीज़ें तो वहीं खड़ी हैं ना, आपकी चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं गई। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ हम दुनिया की दूसरी टीमों को देखते हैं, देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के 5 से 6 की प्लेयर्स अनफिट हो गए, वो टीम का हिस्सा नहीं बने जो कि वर्ल्ड कप जीत कर गए हुए थे। उनके जो बाकी प्लेयर्स आए, जो रिप्लेसमेंट आई, वो कम से कम इस काबिल तो थी कि उन्होंने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हरा दिया। लेकिन हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है, आपने तैयब ताहिर को खिलाया था ना, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी खिलाया था ना, वो इंटरनेशनल लेवल के आप पर अभी आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को ठीक तरीके से, वो उस लेवल के ऊपर, उसको बहुत टाइम चाहिए अभी कि अपने आप को करे। सो मैं कहता हूँ कि अगर ठीक है, ये कहें आप 3 से 5 साल की इमरजेंसी लगा दें और आप कह देंगे ठीक है, इन सीनियर प्लेयर्स को निकाल दो, हम इन जूनियर प्लेयर्स को या जो भी नए प्लेयर्स हैं इनको हम खिलाएंगे, फिर ये हारते रहें या जीतते रहें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
हम चाहे 2 टूर्नामेंट्स हार जाएं, हम 3 टूर्नामेंट्स हार जाएं, लेकिन इसी नई टीम को लेके चलें, 2 से 3 टूर्नामेंट के बाद जाके आपकी ये टीम जो है वो हो सकता है मजबूत बन जाए। सो अगर तो ये वाले मेजर्स लेके ये वाले आप काम करेंगे तो आई थिंक मैं इसके साथ हूँ, लेकिन नहीं, मेरे अपने नज़दीक आपको पूरे सिस्टम का जायज़ा लेना चाहिए। जब तक आप पूरे सिस्टम को रियल सेंस में इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, रूट कॉजेज़ पे आप नहीं जाएंगे कि क्या रीजंस बन रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारी नीचे वाली जो खेप ऊपर आती है वो आकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एडजस्ट नहीं करती। सर लेकिन अभी आप जो बात कर रहे हैं कि आप एक टीम चूज़ करें, उसके साथ आप स्टिक करें 2-3 साल तक, क्या ये जो अभी हमारी टीम है, चलें आप फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, ये लोग तो कब से टीम का हिस्सा हैं, तो फिर इनकी क्यों नहीं हमें फॉर्म नज़र आई इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी में? नहीं, ऐसा तो नहीं, देखें इस दफ़ा नज़र नहीं आई ना, इससे पहले इन्होंने आपको मैचेस जिताए भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने इन प्लेयर्स को भी इतना अरसे से खिलाते हुए लेके चले आ रहे हो और हम शिकस्त के बाद बैठ के उनको हम बुरा भला कह रहे होते हैं और उनको निकालने की बातें कर रहे होते हैं। देखिए ना, अभी आपने शाहीन शाह को एक कप्तानी, एक सीरीज़ की कप्तानी दी, उसके बाद हटा दिया। आपने बाबर आजम को कप्तान बना के उसको मिडिल ऑफ द वर्ल्ड कप आपने कह दिया कि हम आपको कप्तानी से हटा देंगे। एक्चुअली ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये भी बड़ा इफेक्ट डालते हैं। देखें ड्रेसिंग रूम का माहौल, अगर मुझे पता हो कि ये आप मेरी कैप्टन अगर टीम की आइंदा से 1 से 2 सालों के लिए मैं स्टेबल रहूँगा, अब आपको उन्होंने एक सीरीज़ के बाद हटा के सी को ले आए वो कैप्टन। अब वो जो ड्रेसिंग रूम में जो बैठे हुए लोग हैं जो इकट्ठे खेल रहे थे इतने अरसे से, वो तो डिस्टर्ब हो गए ना कि हर एक का जो कैप्टन जो बनता है, देखें लीडर आपको मुख्तलिफ माइंडसेट के साथ आपको लेकर चलता है ना। आपने जो आपके जो गोरे कोचेस थे वो पाकिस्तान टीम को लेकर मुख्तलिफ अंदाज में चल रहे थे। देखिए अगर आप 2018 से पहले और 2014 के दरमियान का अगर आप पीरियड देखेंगे तो यही वही प्लेयर्स थे ना जो परफॉर्म कर रहे थे। सर लेकिन अभी वर्ल्ड कप में भी नहीं परफॉर्म किया। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके बाद जो सिलसिले शुरू हुए हैं, डाउनफॉल आया, जी डाउनफॉल जो आया ना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड चॉपिंग हुई है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। आपने सरफराज अहमद थे, उनको जिस वक्त आपने कप्तानी से हटाया वो उस वक्त शॉर्टर फॉर्मेट से कप्तानी से नहीं हटते थे, तो इसलिए ये वो मेजर्स जिसकी वजह से टीमों को डिस्टर्ब कर दिया गया। और जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए जो कह रहे हैं ना ग्रुप्स कैसे बनते हैं जब ये इस तरह की चेंजेस करेंगे, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी के लिए सहारा चाहते हैं, वो कप्तान की गुड बुक्स में होना चाहते हैं, वो किसी कोच की गुड बुक्स में होना चाहते हैं। तो वो जब वो कोचेज़ और जो जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं, जब वो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में बैठते हैं तो उन्हीं प्लेयर्स का जिक्र करते हैं, नहीं जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मिसबाह उल हक कैप्टन थे दुबई में, मैं उसका चीफ सेलेक्टर था, यूएई में हमारा यासिर शाह अनफिट हो गए। अब जब यासिर शाह अनफिट हो गए तो उन्होंने मुझे, इंतखाब आलम साहब मैनेजर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार वो मिसबाह कह रहे हैं कि जी वो हमें उसामा मीर को भेज दें क्योंकि ये अनफिट हो गया तो आप उसको भेज दें। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ इसको। अब जब देखा तो उसामा मीर उस वक्त 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे और उन्होंने 6 किसी एक मैच में 6 ओवर किए हुए थे, एक में किसी में 8 ओवर किए हुए थे एक इनिंग में। सो मैंने कहा मैं एक ऐसे प्लेयर को टेस्ट मैच के लिए कैसे भेज दूँ जिसने 18-18, 20-20 ओवर ही नहीं खेले हुए। उस जफ़र गौहर एक लड़का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो यहाँ आउट किए चले जा रहा था पिछले 3-4-5 सालों से, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था। तो हमने कहा कि हम भेज रहे हैं, रिप्लेसमेंट आपको चाहिए ना, तो हम ऐसे बंदे को भेजेंगे जो लॉन्गर वर्जन खेल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, आपको वो टेस्ट मैच के लिए चाहिए प्लेयर। सो हमने कहा कि हमारी सिलेक्शन कमेटी कह रहे नहीं हम ज़फ़र गौहर को भेजेंगे। ये और बात है कि ज़फ़र गौहर सोते रह गए और अपनी फ़्लाइट मिस कर गए, वो जा ही नहीं सके दुबई। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। देखिए मीडिया में बैठ के मैं कुछ भी कह सकता हूँ ना, जितने भी लोग सुन रहे होंगे वो क्योंकि फॉर्मर क्रिकेटर्स को ये समझते हैं जो ये बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हुए हैं और बड़े अरसे से वो पाकिस्तान को उन्होंने नुमाइंदगी की हुई है, तो उनकी बातें वो सुनते हैं और उन पर यकीन करते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक इनको बैठ के मुझे फीलिंग ये है कि इन डेप्थ स्टडी करें सिस्टम की और उसके बाद उसके लिए सोचें कि क्या करना क्या नहीं। मुझे नकवी साहब के ऊपर भी थोड़ा सा होता है, वो चेयरमैन है, उनके पास वक्त इतना नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं,
पीसीबी फुल टाइम जॉब है, वो तो पूरा टाइम नहीं दे सकते। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, उनमें इनको ये जितने भी सर एक्सपीरियंस और है उनको लाए। मेंटर्स भी तो थे फिर। वो मेंटर्स को लेकर आए ना, वो यही समझते कि भाई इनके आने से उनको हेल्प मिल जाएगी कि क्रिकेटिंग सारी जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो ये दूर कर देंगे। लेकिन आई थिंक उन्होंने रियल सेंस में, मुझे तो नहीं पता, देखें मैं तो यहाँ हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं। मेंटर्स वाला डिसीजन गलत था। नहीं, मेंटोर्स लाए तो उन्होंने अभी तक किया क्या? आई विश कि इनके पास कोई रिपोर्ट्स हो, मुझे पता लगे कि जी इन मेंटोर्स ने ये सीजन के बाद कुछ रिपोर्ट्स लिख के भेजी हैं, उसमें कुछ सजेशन दिए हैं, क्या उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। सर वकाल यूनुस का ये भी सामने आया था उनकी स्टेटमेंट कि मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि मैंने करना क्या है। व्हाई ही टुक द जॉब। देखिए सबसे पहली चीज़ ये, और पीसीबी ने बगैर सोचे समझे के मेंटोर्स बुला लिए। भाई देखिए ना, किसी को भी आप जब जॉब देते हैं तो आपकी टीओआरस होती है ना, कि आपके टर्म्स आपके क्या क्या करेंगे, उसके बाद आपकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने ये चीजें डिलीवर करनी जी। है। सो वो पता नहीं उसके मुताबिक वो उनके पास वो जॉब डिस्क्रिप्शंस थी या नहीं थी, या वो उनके टीओआरस बने हुए थे कि नहीं। उन टीओआरस की रोशनी में ये भी तो है कि आप पीरियोडिकल हमें रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। क्या चेयरमैन साहब के पास, नकवी साहब के पास रिपोर्ट्स आई? क्या उन्होंने उसको पढ़ा? या जो भी उनके जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं या डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, जो कि उनके आर्म्स हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई, क्या उन्होंने डिमांड की कि भाई आपने जो ये वक्त गुजारा आप हमें बताएं आपने क्या किया? सो देयर इज लॉट्स ऑफ इश्यूज जो कि इनको टैकल करने हैं, बट आई डोंट नो। सर अनफॉर्चुनेटली आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब देखा जाए तो बहुत से इश्यूज हैं। मेंटर्स की बात करी जाए, टीम सिलेक्शन की बात करी जाए, टीम प्लेयर्स की बात कर ली जाए, तो अब वक्त आ गया है कि सीरियसली इस सब चीज़ों के ऊपर काम किया जाए। व्यूअर्स, हम एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल सुबह। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।